नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज बयान जारी कर कहा कि वो उत्तराखंड के निवासियों को प्रदेश में लाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। इसी को लेकर उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और रेल मंत्री ने भी उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड लाने के लिए पूरी मदद दी जाएगी। कि कल रात्रि मेरी केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी से बातचीत हुई और मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारे 40,000 के करीब लोग दिल्ली में रह रहे हैं जो वापस उत्तराखंड अपने घर आना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने फैसला किया था कि 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर ही रेलें चलेंगी। तो मैंने उनसे विशेष आग्रह किया कि हमारा पर्वतीय राज्य है, हमारे पास इतनी लंबी दूरी की रेल लाइनें हमारे पास नहीं हैं और इसलिए हमारे लिए एक पर्वतीय राज्य होने के नाते आपका विशेष सहयोग उत्तराखंड को चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पीयूष गोयल जी का कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हमारी परिस्थितियों को समझा और उन्होंने कहा कि रावत जी, आपको जो रेल की आवश्यकता है, रेलगाड़ियों की आवश्यकता है, हम आपको देंगे। आप अपना प्लान बना करके और रेलवे बोर्ड को दे दीजिए, तो हम आपको रेल उपलब्ध कराएंगे। और इसमें एक और व्यवस्था थी कि एक ही स्टेशन पर रेल रुकेगी। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि हमारे राज्य में की परिस्थितियाँ थोड़ा भिन्न हैं, इसलिए आप हमको 2 स्टेशन पर रुकने की अनुमति दीजिए। तो उन्होंने उस बात को भी स्वीकार किया कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को उन्होंने तत्काल उसी समय फ़ोन करके और मुझे भी सुनाया कि आप उनको जैसा वहाँ से प्रस्ताव आए आप उसको वैसा स्वीकार करके और उत्तराखंड को रेल दे दीजिए। तो मैं एक बार फिर रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अब हमारे जो लोग दिल्ली से यहाँ पर वापस आना चाहते हैं, तो अब हम बड़ी संख्या में उनको एक साथ यहाँ पर ला पाएंगे, क्योंकि बसों में तो सीमित 25-30 लोग ही आ पाते हैं। रेल में 1000-1200 से लोग आ सकते हैं एक साथ में, तो उससे अब सुविधा होगी, लोगों को आने जाने की भी सुविधा होगी। और मैं सभी अपने रेल यात्रियों से भी कहना चाहूँगा कि ये जो रेल यात्रा आप करेंगे उसका खर्चा पूरा राज्य सरकार वहन करेगी। तो वहीं उत्तराखंड की सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से लाने से जुड़े खबरों पर सफाई दी गई। प्रमुख सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि अभी तक ट्रेनों से मजदूरों को वापस लाने की कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रमिकों को ट्रेन से वापस लाने की जो खबरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही हैं वो झूठी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ इस बात की चर्चा हुई है कि बंगलौर से 11 मई को लोगों को लाया जाएगा, लेकिन अभी इस पर पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया गया है। कि ट्रेन के बारे में अभी जो मैसेज सर्कुलेट हुआ है सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी आया हुआ है, जिसमें डेट लिखी हुई है कि 10 तारीख को इतनी ट्रेन चलेंगी, 11 तारीख को इतनी ट्रेन चलेंगी, वो न्यूज़ सही नहीं है। अभी सिर्फ एक 11 तारीख को हमारे पास एक इंडिकेशन आया है कि बेंगलोर से ट्रेन चलेगी, वो भी अभी एक इंडिकेशन है। इसके अलावा अन्य किसी प्रदेश से और रेलवे की तरफ से अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कि किस तारीख को हमारी ट्रेन चलेगी। जब भी डेट तय होगी अगले 2-3 दिन में या 4 दिन में, तब हम सूचित सभी को करेंगे कि किस तारीख को हमारी ट्रेन चल रही है। तो वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए फ्रंट लाइन में काम करने वाले कोरोना योद्धा यानी कि सफाई कर्मचारी, डॉक्टर और पुलिसकर्मी लगातार मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक कोरोना योद्धा 24-24 घंटे काम कर रहे हैं और लोग उनका सम्मान भी कर रहे हैं। इसी क्रम में मसूरी नगर पालिका सभासद जसवीर कौर द्वारा शनिवार को मसूरी के स्वच्छता कर्मी और मोहल्ला स्वच्छता समिति के कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर और फूलों की वर्षा कर उनका सम्मान किया गया और उन्हें उपहार देकर प्रोत्साहित भी किया गया। पर्यावरण मित्र हैं, जिस तरह से जो मोहल्ला समिति के कई सदस्य हैं और हमारे जो हवलदार हैं इस वार्ड के और भी कई जो स्वच्छता कर्मी हैं, वो सब सम्मान के योग्य हैं। और ये नहीं कि पूरे हमारे राज्य में
पूरे देश के जितने हमारे स्वच्छता कर्मी हैं सब सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि इस समय उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं करी, अपने परिवार की परवाह नहीं करी और वो इस काम पे लगे रहे। हर कोने को उन्होंने सैनिटाइज किया और प्रत्येक दिन जो मोहल्ला समिति की जो भी सदस्य थे वो कूड़ा लेने घर घर से आते थे। उन्होंने ये परवाह नहीं करी कि इस कूड़े में कोरोना होगा या हमें कोरोना लग जाएगा, पर उन्होंने हमारी सेवा करी और ये जो सेवा उनकी है वो प्रशंसनीय है और मैं उनकी सराहना करती हूँ। पर्यावरण तो वहीं देश में कोरोना का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उत्तराखंड राज्य में कोरोना पर सरकार ने काफी हद तक नियंत्रण किया हुआ है। उत्तराखंड के बता दें आपको कि दर्जा राज्य मंत्री सुरेश परिहार ने कहा कि जिस तरह इस मुश्किल समय में पुलिस और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि इस मुश्किल समय में लोग धैर्य बनाए रखें और खुद को नकारात्मक बातों से दूर रखें। देखिए रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड वन निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार जी के साथ। जानना चाहेंगे इनके साथ जिस तरीके से कोरोना वायरस की संकट की महामारी में पूरा देश जूझ रहा है, तो इनके द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को राशन भी मुहैया कराया जाए। जानना चाहेंगे इनसे कुछ सवाल। परिहार जी प्राइम मिनिस्टर के स्वागत से लगातार देखा जा रहा है तो सेवा की जा रही है और जो गरीब लोग हैं उन्हें किस तरीके से सेवा की जा रही है? इस टाइम ये वैश्विक महामारी है और इसकी कोई, मुझे लगता है कि कोई अच्छे देश जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं और चिकित्सीय रूप से भी बहुत आगे हैं, वो भी इसके आगे नतमस्तक है। भारत में मैं समझता हूँ कि मोदी जी की दूरदर्शिता थी, मैं उसको तो नमन भी करना चाहूँगा कि जिसकी वजह से लॉकडाउन सही समय पे प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से स्थितियाँ काफ़ी नियंत्रण में हैं। अब रही बात जो लोग लॉकडाउन की वजह से कहीं रुक गए हैं, फंस गए हैं, तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आपको धैर्य बना के रखना चाहिए। देखिए, आज की तारीख में ये दिखने वाला शत्रु नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी मेडिकल के लोग, पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग और पैरामेडिकल्स के लोग मरीजों के बीच में जाके सेवा करते हैं। उन्हें ये तक नहीं पता कि कब ये वायरस आके उन पर अटैक कर दे, कब उनके परिवार तक चला जाए। जब ऐसी दशा में लोग इतनी बड़ी सेवा कर सकते हैं, तो हम लोग अपना थोड़ा सा धैर्य अगर बनाएं तो मैं समझता हूँ देश के प्रति उतना ही बड़ा योगदान होगा जितना उनका है। बस धैर्य बनाइए, नकारात्मक बातों का कुछ दिनों के लिए त्याग कर दीजिए। कहीं ना कहीं जो भी अपने को मिलता है उससे अपने मनोबल को बढ़ाइए या उसका मनोबल बढ़ाइए। कहीं भी डिप्रेस होकर ना तो किसी से नकारात्मक बात करने की ज़रूरत है और ना करनी चाहिए। रही बात राशन वगैरह की, देखिए कहीं जेके हम लोगों को पता चल पा रहा है, हमारा मजदूर वर्ग वन निगम का था, हम लोगों ने वहाँ पे विशेषकर नोडल अधिकारी बनाए हैं और विश्वास करिए कि हम लोग हर दूसरे दिन तीसरे दिन उनके बीच में जाकर उनकी समस्या पूछते हैं, जो वो बताते हैं उसको पूरा किया जाता है। क्षेत्र में भी हम लोगों ने एक समूह बनाकर, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोगों के साथ जुड़कर जितना हमारे लायक उसको पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, जो हमारे लायक सेवा बनती रहती है, जहाँ ऐसा लगता है कि जाकर तुरंत मदद करनी चाहिए, उसमें कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही लोगों से निवेदन करूँगा कि भाई थोड़ा सा धैर्य बनाइए, साहस बनाइए। ये चीज़ ऐसी है, इसमें कहीं अपने दिमाग में मत लाइए। देखिए, किसी चीज़ का जब पता होता है तो उसके पैरामीटर्स, उसके नॉर्म सब होते हैं। अब तो ये जहाँ पे जैसी स्थिति आएगी उस हिसाब से हमको होना है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि मेरे शहर में ही अभी रेड जोन घोषित हो जाता है, तो लाजमी बात है मेरे घर में जो चीज़ है उसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा, मुझे बाहर नहीं जाना। तो इसमें ये नहीं देखना कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, क्या कर रही है। भाई हमें यही सहयोग देना है कि हमारे पास जो है कम साधनों में और कम चीज़ों में अपना पूरा करें, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए। परिहार जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण बढ़ती जा रही है, तो रुद्रपुर के अंदर जिला अस्पताल में किस तरीके की सुविधा उपलब्ध है? ये हमारा जो जिला अस्पताल है, मैं मान के चलता हूँ प्रशासनिक लोग भी उसमें सीधे नज़र रखे हुए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। और क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं पंतनगर से लेकर भिन्न भिन्न जगहों पे, और जो मरीज आता है उसके लिए पूरा यहाँ पे कोविड के पूरे इलाज की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सारे डॉक्टर्स, यहाँ के जो डॉक्टर्स में से नोडल अधिकारी बने हुए हैं वो लगातार संपर्क में हैं, जो भी चाहता है उसको। और जो लोग यहाँ आते हैं जाते हैं उनका परीक्षण करना, उनको कहाँ क्वारंटीन होना है, ये सब डिसाइड करने के लिए वहाँ पर पूरी टीम तैयार है। चलिए, एक लास्ट सवाल आपसे, जिस तरीके से देखा जा रहा है 17 मई को लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, अगर आगे भी लॉकडाउन बढ़ा दिया जाता तो सरकार की किस तरीके की रणनीति? देखिए, अभी कुछ भी कह पाना सब भविष्य की गर्त में है,
अगर हम लोग आज से लेकर 17 तारीख तक भी ठीक से लॉकडाउन का पालन कर लेंगे तो हो सकता है ना बढ़ाना पड़े। और ये तो उसी टाइम परिस्थितियाँ देखी जाएंगी कि क्या रिस्पॉन्स कर रहा है इसका कोविड वायरस, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें तय की। मैंने बताया ना, कोई भी चीज़ पूर्व निर्धारित नहीं है। हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में टीका टिप्पणी निर्धारित चीज़ों के बारे में कर सकते हैं, और निर्धारित चीज़ों के बारे में कुछ भी अनुमान लगाना ठीक नहीं। तो जनता से किस तरीके की अपील? मैं जनता से हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं सभी चैनलों के माध्यम से और अपने फेसबुक के माध्यम से भी कह रहा हूँ, जो लोग अपात्र हैं और पात्र लोगों की सुविधाएं ले रहे हैं, बीपीएल कार्ड ले रखे हैं, जिन्होंने गरीब नहीं है और ले रखे हैं, पेंशन्स बनवा रखी हैं, उनसे निवेदन है कि वो लोग आज ही इस महामारी में ये मानकर चलें कि इससे बढ़िया पश्चाताप करने का कोई मौका नहीं है। वो कानूनन रूप से भी अपराधी हैं और आध्यात्मिक रूप से तो पाप है ही है, ये बहुत बड़ी बात है। कल के दिन उनके लिए कोई बड़ी समस्या पैदा हो, इससे पहले मैं सभी लोगों से फेसबुक के माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ कि वो लोग इसको अपने जितने भी गलत चीज़ें अगर उन्होंने ले रखी हैं, गलत सुविधाएं ले रखी हैं, उसको सिलेंडर करें, जिससे कि एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को वो पहले स्टेप पे खड़ा वेटिंग में है उसको मिल सके। ये भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा देश की। हमारे साथ मौजूद थे सुरेश परिहार जी, जो जलवायु मंत्री हैं। उनका साफ तौर पर कहना है जो लोग सक्षम है उन्होंने गलत तरीके से सरकार का जो फैसिलिटी है उसकी सुविधा ले रहे हैं, वो अपने आप को सिलेंडर कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी में उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, प्राइम न्यूज़, रुद्रपुर। शनिवार को सचिवालय में कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रों में आर्थिकी और आजीविका को पुनः स्थापित किए जाने हेतु गठित उप समिति की प्रथम बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान कृषि और कृषि से संबद्ध अन्य क्षेत्रों में उत्तराखंड की आर्थिकी को सुधारने और लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने संबंधी बातों पर चर्चा हुई। जैसा आप सभी को मालूम है कि बहुत ही गंभीर परिस्थिति और एक ग्लोबल एक समस्या है और जिसमें हम भी अछूते नहीं हैं, और तकरीबन 1,65,000 से जो अभी तक पंजीकृत लोग हैं, इससे ज़्यादा की संभावना है। इससे ज़्यादा हमारे यहाँ जो माइग्रेंट्स हैं उनकी संख्या और भी बढ़ सकती है, और स्थानीय स्तर पर भी काफ़ी संभावनाएं, जैसे होटल इंडस्ट्री, हमारे यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री, तमाम इंडस्ट्री जो हैं, इनके लॉकडाउन के कारण काफ़ी रोजगार की समस्या खड़ी हुई है। तो कैसे एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव और पशुपालन और जो एग्रीकल्चर और अलाइड क्षेत्र हमारा है, इसके माध्यम से किस तरह लोगों की आजीविका को मजबूत किया जा सकता है, किस तरह नए रोजगार के संसाधन पैदा किए जा सकते हैं कि एक तो हम जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ इनको उत्तराखंड में रोकने में सफल हो, और साथ साथ हमारे उत्तराखंड के हर आदमी की आर्थिकी को मजबूत करने के साथ साथ राज्य की आर्थिकी को भी हम ट्रैक पे ला सकते हैं। तो वहीं रुद्रपुर कोतवाली में पूर्व मंत्री तिलराज बेहड़ के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में दर्ज मुकदमे के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, जहां एक और आज पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ पुलिस पर झूठा मुकदमा लगाने के आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय के बाहर 2 घंटे धरना दिया। तो वहीं इस मुद्दे पर किच्छा से बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने सरकार की वकालत करते हुए कांग्रेसियों की तुलना तबलीगी जमातियों से कर डाली। जगह मेरा साफ आरोप है कि यह तबलीगी जमात के लोगों जैसा आचरण कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। यह तबलीगी जमात के लोग पूरे देश में इसको फैला रहे हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में आप सरकार को सहयोग करने की बजाय जिस तरीके से लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। अगर सौरभ बहुगुणा जी हमारे विधायक हैं, उनके पिताजी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके दादाजी अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर वो भी दिल्ली से अगर यहाँ से जाते हैं और प्रशासन कहता है कि नहीं आप रेड जोन से आ रहे हैं, आप क्षेत्र में नहीं घूम पाएंगे, आपको घर में रहना क्वारंटाइन, तो उनको मानना पड़ रहा है। उसमें कोई भेदभाव की कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को रंग दिया गया, एक मामूली विवाद का, बच्चों के विवाद का मसला को तूल दिया गया, और जिस तरीके से इसमें कांग्रेस का अपराधी जाके वहाँ गोली चलाता है, आज तक कांग्रेस पार्टी ने ये बयान नहीं दिया कि हमने उस अपराधी से संबंध खत्म कर लिया, वो कांग्रेस में से उसका कोई वास्ता नाता नहीं है। ऐसा स्पष्टीकरण देना भी उचित नहीं समझा कांग्रेस ने।
सितारगंज पुलिस ने मुख्य चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बिना मास्क पहने लोगों का भी चालान काटा गया। चेकिंग के दौरान 21 लोगों का चालान सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। इस दौरान 21,000 रुपए सम्मान शुल्क के रूप में वसूले गए। हेलमेट के घूम रहे हैं, विदाउट मास्क के घूम रहे हैं, और जो जैसे रेट्रो साइलेंसर वाले हैं या जिन पे कोई कागजात नहीं है उनके विरुद्ध चालान चल रहा है। चालान का अभियान चलाया गया। इसमें अभी हमारे 34 चालान नकद हुए हैं, जिसमें लगभग 17,000 रुपये सृजन शुल्क वसूला गया, और 4 वाहन सीज हैं, 4 मोटरसाइकिल सीज हैं, और 21 चालान जो है जो विदाउट मास्क वाले उनका चालान किया गया। उसमें 21 में 4200 रुपये वो सृजन शुल्क वसूला गया। तो वहीं कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ के खिलाफ मुकदमा हटाए जाने को लेकर सितारगंज में कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय पर एक दिन का धरना दिया। हम ये मांग करते हैं जो हमारे माननीय पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ जी के ऊपर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और तब जाकर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। ऐसे बिल्कुल जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है, उनके ऊपर ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था। और हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का अपना सिस्टम बना करके दूर बैठ करके हमारे करण भाई और हम लोग यहाँ उनके धरने को यहाँ से समर्थन कर रहे हैं। जो हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे तिलकराज बेहड़, उनके ऊपर जो मुकदमा दायर हुआ है लॉकडाउन के उल्लंघन करने का, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और जो चीज़ संभव नहीं है, जो उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगे हैं, हम उसका खंडन करते हैं। पूर्व के मलसा ग्राम में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मंत्री राज बेहड़ ने अकेले ही आज एसएसपी ऑफिस के सामने धरने पर वो बैठ गए। पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बेहड़ के धरने का समर्थन भी किया। सबको जानकारी है कि जिस तरह से मेरे गांव में, पैतृक गांव में गोलियां चली और बाहर के बदमाश हायर करके बुलाए गए जो पहले 302 में जेल रह चुके हैं और उनके द्वारा गोलियां चलाई गई। जब सूचना मिली तो मैं गांव में गया, मैंने लोगों को समझाया बुझाया कि हिंसा की जरूरत नहीं है, अपने अपने घरों को जाओ, अगले दिन बैठ के बातचीत करेंगे। मेरा जाना ही पुलिस को नागवार गुजरा और लॉकडाउन का मुकदमा मेरे खिलाफ। तो वहीं रुद्रपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कांग्रेस नगर अध्यक्ष समेत लगभग 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता राशन किट वितरण में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। लॉकडाउन चल रहा है जिसमें धारा 144 भी और जो कई चीज़ें से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद कल की बात है जिन तहसील में कुछ व्यक्तियों ने आके किसी बात को लेकर धरना दिया था। क्योंकि ये लॉकडाउन का पूर्णतः उल्लंघन है तो तहसीलदार की आख्या के आधार पर कानूनगो की रिपोर्ट पे इसमें एफआईआर पंजीकृत की है। एफआईआर पंजीकृत करके इसमें विवेचना की जाए। क्या लोग थे जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए इसमें लॉकडाउन को तो वहीं देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे पुलिस रात दिन ड्यूटी कर अपना काम जिसमें पूरी ईमानदारी से कर रही है। खासकर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और सोशल साइटों और ऐप की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं को उत्तराखंड पुलिस में कार्य करना बताते हुए अपनी फेसबुक आईडी से तमाम राज्य सरकार की नीतियों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, जो उत्तराखंड पुलिस की छवि के प्रतिकूल है तथा अनुशासनहीनता की श्रेणी में भी आती हैं। एक तो सूचना को डेवलप किया गया तो गर्वित दानू नामक व्यक्ति की फेसबुक आईडी होना प्रकाश में आया। इस पर उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो वहीं लॉकडाउन के कारण अपने घर से सैकड़ों मील दूर उत्तराखंड में फंसे लोगों को अब अपनों की याद सताने लगी है। जम्मू बिहार से आए लोगों का धैर्य अब जवाब दे रहा है, क्योंकि देहरादून के अग्रवाल धर्मशाला में ठहरे इन लोगों में इस बात का भी आक्रोश है कि उनकी सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। नैनीताल में जॉब करते हैं तो नैनीताल से क्या है, हमें हल्द्वानी से यहाँ पे सरकारी बस ने छोड़ा था बीटी तक, तो उन्होंने कहा था पुलिस वालों को कि इनको हरिद्वार में उतार देना, क्योंकि हमारा रूट जो है हरिद्वार से पड़ता है। बट हमें यहाँ पे छोड़ा गया देहरादून में। लेकिन यहाँ पे जब हम फर्स्ट दिन आए तो हमें कोई खाने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, किसी चीज़ की कोई वो नहीं थी। बट उसके बाद जो हमने मैम को फ़ोन किया फिर मैम ने हमें अग्रवाल धर्मशाला में छोड़ा। तो वहीं रुड़की क्षेत्र आम की फसल के मामले में काफी दूर दूर तक मशहूर है। यहाँ का आम मुंबई, दिल्ली जैसी जगहों पर जाता है और यहाँ के लोग आम की फसल से भारी रुपए भी कमाते हैं। लेकिन कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के चलते लॉकडाउन होने का असर आम की फसल पर भी पड़ा। फसल को भी बहुत बड़ा नुकसान है। इस लॉकडाउन की वजह से
जो बागों की देखभाल होया करती थी वो नहीं हो पाई। टाइम पे दवाई नहीं हुई, टाइम पे उसके स्प्रे नहीं हुआ। और दूसरी बात, घर से थोड़ा दूर था, दूसरे जो जिलों में था, वहाँ आने जाने में दिक्कत रही है, तो टाइम पे उनका स्प्रे नहीं हुआ। लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं आम के ठेकेदारों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस बार आम की जो फसल पैदा होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि दवाई नहीं छिड़की गई और ये लोग बाहर आड़तियों के पास ना जा पाए, क्योंकि इन लोगों को वहीं से भारी रकम इन लोगों को मिलती थी, जिससे इनकी बागों का खर्च पूरा होता था और इनका कहीं ना कहीं घर भी चलता था। अब लॉकडाउन के चलते ये लोग ना तो बाहर जा पा रहे हैं और ना ही बागों में दवाई छिड़क पा रहे हैं, जिसकी वजह से आम की फसल ना के बराबर रह गई है, जिससे इन लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार कुछ ठेकेदारों ने अब सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी कहीं ना कहीं मदद ज़रूर की जाए। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इन ठेकेदारों की किस तरह से मदद करती है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। कोरोना वायरस महामारी के मामले में देश में लगातार यहां पर मामले बढ़ रहे हैं। सरकार भी इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन कुछ लोग सरकार की अपील को गंभीरता से नहीं ले रहे। बैठे हैं यहाँ पे जो भी लोग बिना मास्क के चल रहे हैं उनके चलाने की कार्रवाई भी चल रही है और 250 रुपये पर हेड हम चालान काट रहे हैं जो भी बिना मास्क के हमें मिल रहा है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और ये लोगों को बताया जा रहा है कि भाई दूरियां बनाकर चलें और बाकी सब ठीक चल रहा है, नॉर्मल है। तो वहीं बच्चों को आदेशों का ज्ञान देने वाले विद्यालय आज खुद ही सरकार के आदेशों की अवहेलना करते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि लॉकडाउन के समय सरकार द्वारा विद्यालय को बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन काशीपुर के कुछ विद्यालय आदेशों को अनदेखा कर विद्यालय में अध्यापकों को बुलवाकर उनसे काम करवा रहे हैं। लॉकडाउन के अंतर्गत जो भी है कि उनको जो है विद्यालय आने के लिए तो मना कर रखा है। कुछ छुटपुट अर्जेंसी यदि काम की होती है तो उसमें से कम लोगों को वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो है इसको मेंटेन करना है और बाकी अधिक जो टीचर हैं उनको आने की सख्त मनाही है विद्यालय में। सर, किस तरह की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा जो है एपिडेमिक एक्ट 1789 और जो आपदा राहत अधिनियम 2005 है, इसके अधीन जो है कार्रवाई करने के लिए उनको होता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।